किसी नगर में रामधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। एक दिन किसी काम को लेकर उसका अपने पिता से झगड़ा हो गया। पिता ने उसे 5 सोने की अशर्फियां देते हुए कहा, घर में सारे दिन पड़े रहते हो, यह अशर्फियां लो और बाहर जाकर कोई व्यापार करो तथा धन कमा कर लाओ। रामधर पिता की बात सुनकर अशर्फियां लेकर व्यापार करने के लिए प्रदेश की ओर चल पड़ा। वह सोच रहा था कि इन 5 अशर्फियों से कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेगा और खूब सारा धन कमाकर अपने पिता को दिखाएगा। यही उम्मीद लेकर वह चलता चला जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। साधु भी अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। रामधर ने सोचा, क्यों न इस साधु से कुछ परिचय किया जाए, बातचीत करते हुए सफर आसानी से कट जाएगा। यही सोचकर वह साधु बाबा के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। साधु बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया और पूछा, बेटा तुम कहाँ जा रहे हो? रामधर ने कहा, बाबा मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। अब मैं किसी प्रदेश में जाकर कोई छोटा मोटा व्यापार करूंगा और अपने पिता को बड़ा आदमी बनकर दिखाऊंगा। मेरे पिता ने मुझे 5 सोने की अशर्फियां दी हैं। इस प्रकार बातचीत करते हुए साधु और रामधर दोनों आगे बढ़ते रहे। चलते चलते रामधर ने साधु से कहा, बाबा आप तो परम ज्ञानी हैं, कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे सफर आसानी से कट जाए और मुझे कुछ सीख भी मिल जाए, ताकि परदेश में धन कमाने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। साधु बोले, मैं कहानी तो सुना सकता हूँ, लेकिन मेरी कहानियां सुनने के पैसे लगते हैं। एक कहानी सुनाने के लिए तुमसे 1 अशर्फी लूंगा। रामधर सोचने लगा, मेरे पास तो केवल 5 ही अशर्फियां हैं, उनमें से 1 अशर्फी देकर कहानी सुनना क्या बुद्धिमानी होगी। लेकिन यह साधु बाबा कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। हो सकता है कि इनकी कहानी सुनकर परदेश में धन कमाने का कोई उपाय मिल जाए। यही सोचकर उसने साधु बाबा को 1 अशर्फी दे दी और कहा, यह लीजिए बाबा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि जो भी कहानी सुनाए वह शिक्षाप्रद हो। साधु ने कहा, मुझे स्वीकार है बेटा। फिर साधु ने कहना शुरू किया, सुनो बेटा, तुम परदेश में व्यापार करने जा रहे हो। यदि कोई व्यापार न कर सको तो कभी खाली मत बैठना। जो भी, जैसा भी और जितने दिन के लिए काम मिले वह काम तुरंत कर लेना। रामधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बात ध्यान में रखूंगा। अब आप कहानी सुनाइए। साधु बोले, बेटा मेरी कहानी तो समाप्त हो गई। रामधर बोला, अरे बाबा ये कैसी कहानी थी, आपने तो केवल उपदेश ही दिया है, कहानी तो अब तक सुनाई ही नहीं। इस पर साधु बोले, बेटा यदि मेरे इस उपदेश को याद रखोगे तो हमेशा फायदे में रहोगे। चलो अब मैं तुम्हें दूसरी कहानी सुनाता हूँ, इसके लिए 1 अशर्फी और निकालो। कुछ सोचकर रामधर ने फिर 1 अशर्फी साधु के हाथ में रख दी और कहा, बाबा दूसरी कहानी सुनाइए। साधु बोले, सुनो बेटा, कभी किसी दूसरे के हक पर छल कपट या प्रपंच से अधिकार मत करना। दूसरे की वस्तु को मिट्टी के समान समझना और अपनी नीयत कभी खराब मत करना। इतना कहकर साधु चुप हो गए। रामधर बोला, अच्छा बाबा। फिर साधु बोले, बस समाप्त हो गई कहानी। रामधर बोला, लेकिन बाबा आपने इस बार भी उपदेश ही दिया है। खैर कोई बात नहीं, अब आप मुझे केवल उपदेश ही सुनाइए। कुछ सोचकर रामधर ने 1 अशर्फी साधु को और दी और कहा, बता दीजिए बाबा, अगला उपदेश क्या है? साधु बोले, बेटा जीवन में कभी भूलकर भी किसी का रहस्य किसी और पर मत खोलना, यह मेरा तीसरा उपदेश है। रामधर ने कहा, बाबा अब तो चाहे मेरी सारी अशर्फियां ही क्यों न खत्म हो जाएं, मैं आपसे बाकी उपदेश भी सुनना चाहूंगा। ये लीजिए बाकी बची हुई 2 अशर्फियां और मुझे 2 उपदेश और दीजिए। साधु ने अगला उपदेश सुनाते हुए कहा, सुनो बेटा, चाहे तुम कितने भी आवश्यक कार्य से कहीं जा रहे हो, लेकिन यदि रास्ते में कोई तुम्हें बुलाकर प्रेम से बैठाए तो उसकी बात ध्यान से सुन लेना, उसको ठुकराना नहीं, चाहे तुम्हारा लाखों का ही नुकसान क्यों न हो जाए। फिर साधु ने आखिरी उपदेश दिया, जीवन में कभी किसी दुराचारी स्त्री पर विश्वास मत करना, उसके दिल और दिमाग का कोई ठिकाना नहीं होता, वह अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इतनी बातचीत के बाद वे दोनों काफी दूर निकल आए थे। तब साधु ने कहा, अच्छा बेटा, अब मेरा आश्रम आ गया है, मैं चलता हूँ। रामधर बोला, ठीक है बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा ध्यान में रखूंगा। इसके बाद साधु अपने आश्रम में चला गया। रामधर सोचने लगा, साधु की कही हुई बातें अवश्य ही उपयोगी सिद्ध होंगी, परंतु साधु बाबा मुझे ये उपदेश बिना कोई पैसा लिए भी बता सकते थे। आखिर इन उपदेशों के लिए पैसों की क्या आवश्यकता थी? खैर, यह प्रश्न मैं वापस लौटते समय साधु बाबा से अवश्य पूछूंगा। यही सब सोचता हुआ रामधर आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। अब उसके पास धन तो बचा नहीं था, इसलिए वह कोई व्यापार भी नहीं कर सकता था। वह नौकरी की तलाश में लोगों से पूछताछ करने लगा। वहां उसे सदन नाम का एक आदमी मिला। सदन ने कहा, सुनो भाई, मेरा नाम सदन है और मैं यहाँ के महाराज भानु प्रताप के यहाँ नौकर हूँ। मेरा काम घोड़ों की देखभाल करना है। मैं मिथिलापुर का रहने वाला हूँ और मेरी माँ बहुत बीमार है, इसलिए मुझे 1 माह की छुट्टी चाहिए ताकि मैं अपनी माँ को देखने जा सकूं। लेकिन महाराज ने मुझे इस शर्त पर छुट्टी दी है कि मैं अपने स्थान पर 1 माह के लिए कोई और आदमी रख दूं। यदि तुम तैयार हो
तो अभी मेरे साथ महाराज के पास चलो। रामधर बोला, भाई मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ, मुझे तो नौकरी की ही तलाश है, चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। जल्दी ही सदन रामधर को लेकर राजमहल पहुंचा। वहां के राजा भानु प्रताप बड़े पराक्रमी और दानी राजा थे। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम संगीता था। संगीता बहुत ही सुंदर युवती थी और राजा उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करते थे। इसके अलावा राजा भानु प्रताप को घुड़सवारी का बड़ा शौक था। उन्होंने दुनिया भर से अच्छे नस्ल के कई सुंदर और स्वस्थ घोड़े पाल रखे थे। उनकी देखभाल के लिए बहुत से अनुभवी साइस रखे गए थे। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, साइस घोड़े की देखभाल करने वाले नौकर को कहते हैं। उन्हीं नौकरों में से एक था सदन। सदन रामधर को लेकर राज दरबार में पहुंचा और महाराज से कहने लगा, महाराज, इसका नाम रामधर है, मैं अपने स्थान पर इसे रखने की अनुमति लेने आया हूँ। महाराज ने कहा, इसमें अनुमति की आवश्यकता नहीं है। यदि यह आदमी तुम्हें भरोसेमंद लगता है तो इसे ले जाकर सारा काम समझा दो और अपने घर चले जाओ। लेकिन ध्यान रहे, अगर हमारे प्रिय घोड़ों की देखभाल में जरा भी लापरवाही हुई या उन्हें कोई कष्ट हुआ तो उसका दंड इसे नहीं बल्कि तुम्हें भुगतना होगा। सदन बोला, ठीक है महाराज, आप चिंता न करें, मैं इसे सब कुछ समझा दूंगा। सदन महाराज की अनुमति लेकर रामधर को सीधा शाही अस्तबल में ले गया, जहाँ बहुत से घोड़े बंधे हुए थे। वहाँ सदन ने कहा, सुनो रामधर, ये 7 घोड़े तुम्हारे अधीन रहेंगे। तुम्हें इन घोड़ों की देखभाल करनी है, इन्हें खिलाना पिलाना मालिश करना, यही आज से तुम्हारा काम है। रामधर बोला, मित्र, मैं समझ गया, तुम निश्चिंत रहो। फिर सदन उसे अस्तबल में बने एक कमरे में ले गया और बोला, ये मेरा कमरा है, जब तक मैं न लौटूं तब तक यह तुम्हारा रहेगा। अब जाओ और अपने काम में जुट जाओ। इसके बाद सदन कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने गांव की ओर चल पड़ा, जहां उसकी बीमार माँ उसका इंतजार कर रही थी। इधर रामधर अपने काम में लग गया। वह रोज घोड़ों की मालिश करने के बाद उन्हें पास के तालाब में ले जाकर नहलाता और फिर अस्तबल में बांध देता। उसके बाद अन्य साइसों के साथ घोड़ों के खाने के लिए चना लेने चक्की घर पहुंचता। प्रत्येक साइस को 20-20 शेर चना मिला करता था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, पहले के जमाने में चीजों को शेर से नापा जाता था। शेर पुराने समय में एक वजन नापने की इकाई होती थी। एक शेर लगभग 933 ग्राम से 1 किलो तक माना जाता था। इस हिसाब से उन साइसों को रोज 19 से 20 किलो चना मिलता था। रामधर ने भी चने की पोटली बांधी और अपने अस्तबल में जाकर उन्हें पानी में भिगोकर कूटने के बाद 7 घोड़ों के आगे डाल दिया। काम पूरा करने के बाद उसने सोचा, क्यों न कुछ देर के लिए बाकी साइसों के साथ गपशप कर ली जाए। यही सोचकर वह उस बड़े कमरे में पहुंचा जहां अन्य साइज मौज मस्ती कर रहे थे। रामधर ने देखा कि वे सभी शराब पी रहे थे। वह बोला, अरे भाई, आप लोग बिना काम पूरा किए ही नशे में लगे हुए हो। इस पर वे लोग बोले, अरे नहीं भाई, भला किसमें इतनी हिम्मत है कि काम अधूरा छोड़कर नशा करें, हम तो घोड़ों की खुराक डाल चुके हैं। तभी रामधर बोला, लेकिन आपके पास तो अभी भी बहुत सारा चना कूटने के लिए पड़ा है। इस पर साइस हंसकर बोले, अरे भाई, ये चना कूटने के लिए नहीं है बल्कि बाजार में बेचने के लिए रखा है। जितना चना घोड़ों को खिलाना था वह तो हम पहले ही कूट कर खिला चुके हैं। रामधर ने आश्चर्य से पूछा, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। साइस बोले, अरे भाई, तुम नए हो इसलिए नहीं जानते। सुनो, हमें रोज 20 शेर चना घोड़ों को खिलाने के लिए मिलता है। उसमें से हम सिर्फ 5 शेर चना कूट कर घोड़ों को खिला देते हैं और बाकी 15 शेर चना बाजार में बेचकर नशे पत्ते का इंतजाम करते हैं। उनकी बातें सुनकर रामधर की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह बोला, लेकिन यह तो महाराज के साथ धोखा है। साइस हंसते हुए बोले, यार, धोखा हो या बेईमानी, पेट भरने के लिए यह सब करना ही पड़ता है। और सुनो, क्योंकि तुम्हें यहाँ सदन ने रखा है इसलिए तुम्हें सच्चाई बता दी। लेकिन ध्यान रहे, इस बात का किसी और को कानो कान भी पता नहीं चलना चाहिए, वरना तुम्हारी लाश का भी पता नहीं लगने देंगे। उनकी बातें सुनकर रामधर चुपचाप अपने कमरे में लौट गया और जाकर अपनी चारपाई पर बैठ गया। उसके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। वह सोचने लगा कि कल से मैं भी इसी तरह से बेईमानी से काम करूंगा और काफी रुपए बचाकर अपना कोई व्यापार